एक बार फिर से मैं आलोक रमन राष्ट्रीय सीटेट क्लास में आया हूं और आप लोगों के लिए आज सीटेट का एक नया बिंदु लेकर आया हूं, भाषा दोष। इससे पहले आप सीटेट के जो इस विषय वस्तु को समझने का, जिस प्रकरण को समझने का प्रयास किया था और जिसे मैंने आप सबों के बीच रखा था, वो था उपचारात्मक शिक्षण। लेकिन आज अभी के क्लास में मैं इससे कहीं आगे आ रहा हूं, अर्थात हिंदी शिक्षण के अंत की ओर मैं बढ़ता चला जा रहा हूं। तो आज का टॉपिक है भाषा दोष, अर्थात भाषा में दोष कैसे आती है, इसी के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा ये भाषा दोष होती क्या है। प्रथमतः हमें भाषा दोष है क्या, इसी के बारे में जानना होगा। तो भाषा दोष स्पष्टतया लिखा हुआ है कि बालक जब अपने स्वर यंत्रों पर, स्वर यंत्रों से तात्पर्य है कि हमारे जो वाक्य तंतु हैं, इस पर हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, और जब हम नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो भाषा का जो स्वरूप है वो बिगड़ जाएगा, अर्थात इसके कारण अशुद्ध प्रस्तुतिकरण होगा। और जब अशुद्ध प्रस्तुतिकरण होगा तो भाषा बिगड़ेगी। तो भाषा की यही अस्पष्टता भाषाई दोष है। जैसे देखिएगा कि कोई बालक यदि हकलाता हो, किसी में तुतलापन हो, तो ये हकलापन का होना या तुतलापन का होना यह भाषाई दोष को इंगित कर देता है कि हम अपनी बातों को रख ही नहीं पाते हैं, शब्दों को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, अर्थात ये पूर्णतया भाषा दोष को इंगित करता है। अब आता है कि इस भाषा दोष के कारण क्या हैं, अर्थात हम अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। तो इस दोष के कारण क्या है, वास्तविक कारण क्या है जिसके कारण ये दोष उत्पन्न होते जा रहे हैं, हम कैसे इन चीज़ों का प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाते हैं, स्पष्ट बातों को क्यों नहीं रख पाते हैं। तो पहला स्वरूप दिखाया जाता है कि शिक्षक द्वारा यदि अशुद्ध उच्चारण किया जाए तो वैसी परिस्थिति में एक छात्र नकल किसका करेगा, अनुकरण किसका करेगा, अपने शिक्षक का करेगा। जब शिक्षक का वो अनुकरण करेगा तो शिक्षक द्वारा यदि अशुद्ध शब्दों का, अशुद्ध अक्षरों का, अशुद्ध वर्णों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो बालक के भी उच्चारण गलत होंगे, क्योंकि बालक हूबहू उन्हीं का नकल कर लेगा। अर्थात शिक्षक के भाषाई अशुद्धता के कारण, वर्णाक्षरों की अशुद्धता के कारण बालक में भी अशुद्धता व्याप्त होती है। द्वितीयतः आता है कि हकलाने के कारण। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बचपन से हकलाते हैं। वैसे तुतलापन का जो स्वरूप है ये 18 माह के आसपास तक रहता है, यानी 18 माह से 2 वर्षों के आसपास तक रहता है। रीजन कि इस समय में बच्चे के वाक्य तंत्र जो हैं वो परिपक्व नहीं होते हैं। तो परिपक्वता नहीं आने के कारण आप देखिएगा छोटे बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो उनकी आवाज़, उनके द्वारा कहे गए वक्तव्य को सुनने में हम लोगों को आनंद आता है। इसलिए आता है क्योंकि उसमें तुतलापन होता है। तो इस तुतलापन के कारण भी भाषाई अशुद्धता आती है। और हकलाना, हकलाने से तात्पर्य है कि रुक रुक कर बोलना। यदि आप बोलते हो और बोलने के दौरान यदि आप रुक जाते हो तो शब्द अस्पष्ट हो जाते हैं, जिससे भाषाई दोष उत्पन्न होता है। इसके बाद आता है स्थानीय व भौगोलिक परिवेश। स्थानीय अर्थात या भौगोलिक अर्थात जिस पृष्ठभूमि में आप रहते हो वहां की भाषाई रूपरेखा क्या है, उसी का आप प्रस्तुतिकरण करते हो। तो बहुत सारी शब्दें ऐसी होंगी जो वहां की बोलचाल की भाषा से जुड़ेंगी, जो विद्यालयी परिवेश की भाषा से संबंध नहीं रखेगी, जिसके कारण आपके द्वारा कहे गए विचार अस्पष्ट होंगे, अशुद्ध होंगे, वर्णाक्षरों में अशुद्धियां होंगी। जैसे भौगोलिक पृष्ठभूमि के ही स्वरूप को यदि आप देखिएगा तो एक हरियाणवी खींचना यदि बोल रहा है तो निश्चित तौर पर उस परिदृश्य, उस मातृभाषा, उस स्थान का प्रभाव पड़ा हुआ है, जिसके कारण उसके शब्द खींचना के जगह खींचना हो रहे हैं, अर्थात वो अस्पष्टता है, उसमें भाषाई दोष है। इसके अलावे कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्गकक्ष में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए जाता है और शिक्षक से छात्र डर जाते हैं, पहले से ही उनसे डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। तो जब वो वर्गकक्ष में मौजूद होते हैं तो बालक उनके सामने अपनी बातों को रख ही नहीं पाता है, अर्थात उस भय के कारण भी बालक में भाषाई दोष आ जाते हैं और बोलने के कुछ और बोलने लगता है कुछ, शब्द ही बिगड़ जाते हैं, पूरी बोलचाल का सिस्टम ही खराब हो जाता है। अर्थात शिक्षक का जो भय है, वो जो आक्रांतता है, ये भी बच्चों को प्रभावित कर देती है भाषाई स्वरूप में। इसके अलावा प्रांतीयता, आप जिस प्रांत विशेष से बिलोंग करते हो, अर्थात राज्य विशेष से, परिक्षेत्र विशेष से, वहां की जो भाषा होती है उसका प्रभाव
आपकी वास्तविक भाषा पर, शुद्धता पर पड़ता है, जिसके कारण भाषाई स्वरूप बिगड़ते हैं और भाषाई दोष उत्पन्न होता है। इसके अलावा पुस्तक में मुद्रण, यदि पुस्तक में राम को रम लिखा हुआ होगा तो पढ़ने वाले बच्चे जो राम नहीं समझते होंगे वो रम ही ध्यान में रख लेंगे और भाषाई अशुद्धियां आएगी। अर्थात जब शिक्षक के सामने वो प्रस्तुतिकरण करेंगे तो शिक्षक कहेंगे बेटा राम होता है, बच्चे कहेंगे नहीं सर ये रम होता है। कैसे? तो पुस्तक में हमने पढ़ा है। अर्थात मुद्रण की जो अशुद्धियां हैं, ये अशुद्धियां भी भाषाई दोष उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा बच्चे यदि वर्ग कक्ष में पढ़ रहे हो और शिक्षक के व्याख्यान की ओर ध्यान न दें, शिक्षक के तौर पर आप पढ़ा रहे हो और बच्चे आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपके लेक्चर पर यदि ध्यान नहीं देंगे तो ध्यान न देने के कारण बेहतर ढंग से वो सुन नहीं पाते हैं और जिसके कारण वो गलत शब्दों का उच्चारण कर देते हैं कि शिक्षक कुछ भी बोले होंगे और उनके मन में आधे शब्द ही गए होंगे, उनके मस्तिष्क में आधे शब्द ही गए होंगे, क्योंकि कानों के द्वारा आधा उन्होंने सुना था, इसलिए ऋषि को ऋषि कह देंगे। ऋषि होता है उसको ऋषि कह देंगे, यानी रौहर शिकार मूर्धन्य शौहर शिकार, अर्थात अशुद्ध उच्चारण करेंगे। इसके अलावा माता पिता यदि दो भाषी क्षेत्र के हैं तब भी बच्चों में भाषाई दोष उत्पन्न होंगे। अर्थात एक माता यदि जर्मनी को हो और पिता यदि ऑस्ट्रिया को हो तो दोनों का भाषाई स्वरूप बदलेगा और बच्चों में भी इस यहाँ पर भाषाई विचार में मतभेद उत्पन्न होने लगेगा और बालक किसी एक की भाषा पर सहजता से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ऐसी परिस्थिति में भाषाई दोष उत्पन्न होगा, क्योंकि सम्मिश्रण होने लगेगा माता और पिता की भाषाओं का। अब आता है कि अशुद्ध उच्चारण, जो ये भिन्न भिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, इसके प्रकार क्या हैं। इसके प्रकार के तौर पर सबसे पहला आता है वर्णमाला दोष, अर्थात वर्णों को गलत रूप से यदि प्रयुक्त किया जाता है तो फिर शब्द बिगड़ जाएंगे और शब्द जब बिगड़ेंगे तो पूरा वाक्य ही बिगड़ जाएगा। जैसे खींचना को खेचना बोला जा रहा है, अर्थात तो क को कै बोल दिया जाए, गौ को गे बोल दिया जाए, ख को ख बोल दिया जाए, घ को घ बोल दिया जाए, तो उस परिस्थिति में खींचना खींचना में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात ये वर्णमाला के दोष के कारण बालक के भाषाई स्वरूप बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा स्वरलोप, यानी दूसरा कहता है स्वरलोप, अर्थात शब्द यदि बोलते हैं तो उस बोलने के दौरान, इस शब्दों को बोलने के दौरान वर्ण का आधार हो या मात्रा का स्वरूप हो, इन वर्ण या मात्रा को छोड़कर यदि शब्दों को बोला जाए तो वह स्वरलोप हो जाएगा। अर्थात आप बोल रहे हो लेकिन आप किसी वर्ण को छोड़ देते हो, आप किसी मात्रा को छोड़ देते हो। जैसे 11, ज्यामिति लिखिए, ज्यामिति, ये है ज्यामिति। अब यहां आप गौर कीजिएगा, यह ज्यामिति लिखा हुआ है जबकि हम सब जानते हैं ज्यामिति होता है, अर्थात यहां ज्यामिति हो गया। इसी तरह इससे सुंदर समझिए दूसरे आधार पर कि स्वर का लोप कर देना है, अर्थात तात्पर्य है कि एक शब्द, एक वर्ण, एक मात्रा को गायब कर देना है। अब राम ही लीजिए, रमन, मेरा नाम है रमन, अब इससे मौ को आप गायब कर दीजिए तो रन हो जाएगा, एक अलग ही शब्द बन जाएंगे। अर्थात ये कैसे हुआ? स्वरलोप के कारण। इस स्वरलोप के कारण रमन का मां गायब हो गया, नो रह गया, जिसके कारण भाषाई दोष उत्पन्न हुए कि बोलना रमन था लेकिन बोला रन जा रहा है। बोलना अर्थात बीच से शब्द गायब हो गए, स्वर ही लोप हो गया, गायब हो गया, जिसके कारण पूरा शब्द गीदड़ है। इसके अलावा स्वरागम दोष होता है, यानी तीसरा कहता है स्वरागम का दोष होना, यानी शब्दों के आगे किसी अक्षर को जोड़ दीजिए। आपके सामने जो शब्द दिए गए हैं उसके आगे आप कोई अक्षर जोड़ करके उसके स्वरूप को आप बिगाड़ देते हो, यानी एक आगे वर्ण लगा देते हो, उसके स्वरूप को बिगाड़ देते हो। सबसे सुंदर उदाहरण देखिएगा, स्कूल। हम सब बोलते हैं ना स्कूल, लेकिन स्कूल बोला कैसे जाता है? स्कूल, यानी है ना स्कूल, गलत है ना? स्वरागम है, इसके आगे एक शब्द को जोड़ करके इसे बढ़ा चढ़ा दिया गया है, जिससे भाषाई दोष हुआ। जबकि ये सही क्या होता है? स्कूल। सही शब्द स्कूल होते हैं, लेकिन हमने क्या किया? इसमें एक शब्द को बढ़ा दिया, एक वर्ण को बढ़ा दिया, एक मात्रा अक्षरों को हमने बढ़ाने का काम कर दिया। अब ये बढ़ात इसका स्वरूप बिगड़ गया, स्कूल के जगह पर ई स्कूल हो गया। अब हम इसी को ई स्कूल के तौर पर पढ़ते हैं, अर्थात शब्द को हम बिगाड़ने का काम कर देते हैं और इसका वास्तविक आधार क्या हुआ? स्वरागम दोष हुआ, जिससे भाषा में दोष उत्पन्न होगा। उसके बाद आता है स्वर भक्ति, यानी स्वर भक्ति अर्थात शब्द को बढ़ाकर कहिए या यूं कहिए कि अक्षर को परिवर्तित कर दिया जाएगा।
यानी अक्षर को परिवर्तित कर दिया जाएगा तो उच्चारण का आधार बदल जाएगा। उच्चारण का आधार ज्यों ही बदलेगा अर्थात निश्चित है कि भाषा का दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब जैसे देखिए प्रताप, अब प्रताप लिखना, यहां पर हमने स्कूल लिखा, अब इसी जगह पे स्कूल को हम हटा देते हैं, यहां हम लिखेंगे प्रताप। अब देखिए प्रताप कैसे हुआ, प्र तो आकर्ता प्रताप, लेकिन हम इसके स्वर को बिगाड़ देंगे, स्वर भक्ति करेंगे अर्थात इसे बढ़ा चढ़ा कर अब लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, परताप। हो गया ना, बिगड़ गया ना, भाषाई दोष हुई ना। ये प्रताप था लेकिन ये क्या हो गया, परताप हो गया। प्रेम, आप सब जानते हो प्रेम ऐसे होता है ना, ऐसे प्रेम, लेकिन देखिए इसे हम बिगाड़ कैसे देंगे, स्वर भक्ति कर देंगे, मात्रा वर्ण को बढ़ा देंगे, प्रेम, जबकि होता है प्रेम। हमने क्या कर दिया, प्रेम, स्वरूप ही हमने बिगाड़ दिया। अब यदि ये स्वरूप बिगड़ेगा तो दोष तो हमारी भाषा में आएगी ना, हमारे भाषा बिगड़ेंगे, भाषाई दोष होगा। इसके अलावे री का दोष, अब री का रो पढ़बे तो री का दोष होते है ना। अब ऋषि में रो री और सौ हर्षिकार होता है, हम क्या करेंगे, इस चीज का उच्चारण नहीं करेंगे, ऋषि कहेंगे। अब बताइए दोष उत्पन्न हुआ ना, शब्द बिगड़े ना, जहां ऋषि होता वहां ऋषि हो रहा है अर्थात इससे भाषाई दोष उत्पन्न होता है। अक्षो, अब अक्षो है ना, अक्षो को हम छ पढ़ देंगे। अब कैसे पढ़ेंगे, छ पढ़ेंगे भी और लिख भी देंगे अर्थात अक्षो का और छ का जो भ्रम है ये भाषाई दोष उत्पन्न करता है। जैसे क्षत्रिय, अक्षत्रिय होता है ना, क्षत्रिय। अब देखिए हम यहां क्या करेंगे, इसी को बिगाड़ देंगे, लिखने और बोलने में क्षत्रिय लिखेंगे, क्षत्रिय। इसके अलावे इसी में देखिए एक त्रो आया है, यहां भी तो और त्रो में भ्रम होता है, क्षत्रिय। अब कैसे लिख देंगे, तो छो तो रो हर्षिकारियो। अब देखिए अक्षो त्रो का भी, अक्षो और छो का भी भ्रम आया, त्रो और तो का भी भ्रम आया। इससे अब दोष क्या उत्पन्न होगा, भाषाई दोष होंगे, भाषाई स्वरूप बिगड़ जाएंगे अर्थात बालक के द्वारा भाषा दोष होगा और बालक गलत शब्दों का प्रस्तुतिकरण कर देगा, यो और जो का भ्रम होगा। अब देखते होंगे युवराज, युवराज लिखा जाता है तो युवराज होता है, लेकिन हम सब क्या करते हैं, भाषाई दोष के दौरान हम युवराज को जुवराज बोलते भी हैं और जुवराज लिख भी देते हैं अर्थात यो के जगह पर हम जो का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। या यज्ञ हो गया, यज्ञ के जगह पर यो अज्ञो होता है, हम क्या कर देंगे, यो के जगह पर जो अगो लिख देंगे, जग, जबकि ये यज्ञ हुआ, हमने इसे जग कर दिया। अब यहां पर भी देखिएगा एक और शब्द आया इसी में, यहां भी भ्रम आ रहा है, ग्यो और गौ का भ्रम, ये भी उच्चारण दोष है। यज्ञ में जो आपने ग्यो रखा था, इस ग्यो और गौ में भी भ्रम है। कैसे, ज्ञान, ज्ञान कैसे होता है, ग्यो आकार नो, ये ज्ञान हुआ। लेकिन भाषाई दोष जब उत्पन्न होगा तो बालक यहां भी भ्रमित हो जाएगा, लिखेगा भी और बोलेगा भी गलत। कैसे, ज्ञान, ज्ञान या ज्ञानी लिखे चाहो ना, ज्ञानी जाने चाहो ना कि ज्ञानी के एना होइ छै ज्ञानी, लेकिन हम की करबै, ग्यो और गौ में भ्रम उत्पन्न हो गेलै तो हम बोलबै आ लिखबै ज्ञानी। की लिखे छियै, ज्ञानीवादी, ज्ञानी आदमी छथिन, ई बड़ा ज्ञानी लोग छथिन, बोलै छियै ना, ज्ञानी बोलै छियै, ज्ञानी नहीं बोल रही है अर्थात उच्चारण दोष है। और इसका कारण है इन वर्णाक्षरों के कारण जो भ्रम हम में पैदा हो गया है, इस भ्रम के कारण हम गलतियां करते हैं। यो को जो पढ़ते हैं, ग्यो को गोयो पढ़ते हैं अर्थात ग्यो को गौ पढ़ते हैं, री को रो पढ़ते हैं, त्रो को तो पढ़ते हैं। इस प्रकार से हम उच्चारण गलत करते हैं और अशुद्ध उच्चारण हमसे हो जाते हैं। इसके अलावा आता है शब्द विपर्य, यानी शब्द विपर्य से तात्पर्य है कि उच्चारण के दौरान मात्राओं का क्रम परिवर्तित हो जाना। अब क्रम जब बदलेगा तो यह क्रम का स्वरूप पारस्परिक परिवर्तन होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान का एक दूसरे से अदला बदली हो जाएगा। अब अदला बदली से भी पूरा स्वरूप बिगड़ जाएगा। यानी शब्द विपर्य कहता है कि शब्दों का अदला बदली हो जाना अर्थात बोलने के दौरान कुछ और लिखने के दौरान कुछ और। जैसे कि लखनऊ, हम सब जानते हैं लखनऊ ऐसे होता है, लखनऊ, लेकिन हम क्या करेंगे, लो खो नो
दुर्गऊ, ये लखनऊ होता है, लेकिन शब्द विपर्य करेंगे, शब्दों को एक दूसरे से पारस्परिक तौर पर एक दूसरे के जगह को परिवर्तित करा देंगे। नखलौ, लखनऊ के देखबो बहुत व्यक्ति नखलौ बोले छथिन, अर्थात ई न आ गए ख भिरा, ख चल गए न भिरा, न ख लऊ, अर्थात शब्द एक दोसर से बदल गए। नख, अब देखो नख लऊ, वो अजय रह गए, ल चल गए न भिरा, न चल गए ल भिरा, और ख अपने जगह पर रह गए, अर्थात एक दोसर से बदला बदली होले। ख दुर्गऊ अजय छे, ल न में एक दोसर का स्थान परिवर्तन होले, एक दोसर के जगह ले लिए, लेकिन दोष कहाँ उत्पन्न होले? भाषा बिगड़ गए, जहां लखनऊ होते रहो जहां नखलऊ हो गए, यानी शब्द विपर्य के कारण भाषाई दोष उत्पन्न हुआ। इसी तरह वाक्य विपर्य होगा, अर्थात शब्दांश विपर्य, एक शब्द का दूसरे शब्दों के साथ स्थानांतरण हो जाएगा। यानी जैसे देखो नाक का बाल होना, नाक का बाल होना, अब यहां क्या होगा? एक शब्द का दूसरे शब्दों के जगह से परिवर्तन होगा, यानी शब्दांश विपर्य होगा। अब नाक का बाल होना यही हो जाएगा बाल का नाक होना, बाल यहां और नाक यहां। एक शब्द दूसरे शब्दों के स्थान को परिवर्तित किया है, अर्थात इससे दोष कहां उत्पन्न हुआ? भाषाई दोष उत्पन्न हुआ, भाषा बिगड़ी है, अर्थात बालक के भाषा में गिरावट आई है, उसके स्वरूप बिगड़े हैं, शुद्धता और स्पष्टता का ख्याल नहीं रखा गया है और विभिन्न प्रकार के भ्रम उत्पन्न हुए हैं। या तो वो शब्द विपर्य के तौर पर भाषाई दोष में आए हैं या शब्दांश विपर्य के तौर पर आए हैं, अर्थात शब्द विपर्य यानी शब्दों में एक ही शब्द में विपर्य हुआ है, अर्थात समानांतर स्वरूप में परस्पर एक दूसरे का सहयोग करके एक जगह से दूसरे जगह को स्थानांतरित हुआ है। जबकि शब्दांश विपर्य में एक वाक्य के पूरे एक शब्द ही बदल जाते हैं और इधर से उधर आ जाते हैं, जैसे नाक का बाल होना, बाल का नाक होना। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे कि भाषा दोष जो होता है तो शुद्धता कैसे हो, उच्चारण में शुद्धता कैसे आए, इसके नियम क्या होने चाहिए। तो शुद्ध तभी होगा ना जब हम शुद्ध होंगे, अर्थात एक शिक्षक जब वर्ग कक्ष में पढ़ाने के लिए जाए तो शुद्धता का समावेश करना चाहता है तो नियम के तौर पर यह अपना के जाए कि हिंदी वर्णमाला का उसे खुद पहले ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक बेहतर तौर पर ज्ञानी होगा तभी वो व्यवस्थित ज्ञान और व्यवस्थित भाषाई संचार कर पाएगा। द्वितीयतः कठिन जो शब्द होते हैं उनका अभ्यास बच्चों से खूब करानी चाहिए। जब आप कठिन शब्दों पर अभ्यास खूब करवाओगे तो फिर वैसी परिस्थिति में उन कठिन शब्दों पर बालक की पकड़ बन जाएगी और शुद्धता का अनुसरण करेंगे। इसके अलावे एक शिक्षक को भी हमेशा प्रयास करनी चाहिए कि उसके द्वारा किया गया उच्चारण शुद्ध हो, क्योंकि बालक अनुकरण करेगा। दोष में आपने पढ़ा था कि शिक्षक द्वारा अशुद्ध उच्चारण ये दोष है, इसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्यों ना नियम के तहत इसे भी बदला जाए। शुद्ध उच्चारण के प्रति शिक्षक क्यों ना सतर्क हो जाए। यदि शिक्षक सतर्क रहेंगे तो बच्चों से भी शुद्ध करवाएंगे, स्वतः भी शुद्ध उच्चारण करेंगे। इसके अलावे स्वरलोप या स्वर भक्ति जो हो रहा है, बीच से शब्द गायब हो रहे हैं या पीछे से शब्द जुड़ने का काम हो रहा है, अर्थात स्वर भक्ति का जो आधार बन रहा है, शब्दों को जोड़ा जा रहा है, अर्थात शब्दों को बढ़ा करके रूप जो परिवर्तित किया जा रहा है उसके स्वरूप में बदलाव होना चाहिए। इसका वास्तविक बोध हो जाना चाहिए बच्चों को, तभी बालक समझेगा कि ये स्वरलोप हो रहा है जिसके कारण शब्द बिगड़ रहे हैं और भाषाई अशुद्धता आ रही है। यहाँ शब्दों को बढ़ाया जा रहा है जिसके कारण भाषाई अशुद्धता आ रही है, जैसे शक्ति को सकति बोलना, प्रताप को परताप बोलना, प्रेम को प्रेम बोलना। अर्थात इस प्रकार से स्वर भक्ति, इसका भाव बालक में विकसित होना चाहिए कि ये गलत है। इसके अलावा उतार चढ़ाव, जब एक शिक्षक शब्दों को प्रस्तुत करते हैं, वाक्यों को प्रस्तुत करते हैं, तो बालक को इस पर भी ध्यान देना होगा कि उतार चढ़ाव लयबद्धता क्या है, और शिक्षक को चाहिए कि इस उतार चढ़ाव का अनुसरण करे। बच्चों के सामने जब शब्दों को प्रस्तुत करे तो जिन्हें शब्दों को, जिन वाक्यों को तीव्रता के साथ बोलना हो उसे तीव्र बोले, जिनमें समय लेना हो उसमें समय ले, जहां पर रुकना हो वहां रुके, जहां धीरे से रुकना हो वहां धीरे से रुकते हुए फिर आगे बढ़ जाए, ताकि बालक में उतार चढ़ाव का भी बोध होगा, जिससे भाषाई शुद्धता आएगी। अर्थात इन नियम को रखना होगा ध्यान में। इसके अलावा उच्चारण से संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन कर दो, यानी कठिन शब्द लिखवाएंगे और कहेंगे जिन बच्चों का ज्यादा कठिन शब्द सही हो जाएगा, शुद्ध होगा, उन्हें हम ये पुरस्कार देंगे प्रोत्साहन के तौर पर।
तो इससे बच्चे में भाषाई विकास होगा, शुद्धता आएगी, बच्चे इसके लिए प्रेरित रहेंगे, हमेशा अभिप्रेरणा के तौर पर उन्हें प्रतियोगिता मिलेगा। ध्वनि उच्चारण के स्थान का ज्ञान होना। अब जैसे अ कहाँ से बोला जाता है, ब कहाँ से बोला जाता है, तो इसका भाव पहले एक शिक्षक में होना चाहिए। इसी नियम को ध्यान में रखते हुए शिक्षक वर्ग कक्ष में प्रस्तुतिकरण करेगा तो उच्चारण में शुद्धता आएगी, क्योंकि बालक में भी ध्वनि उच्चारण के स्थान का ज्ञान हो जाएगा। अब आता है कि अशुद्ध उच्चारण जो होते हैं, इसके सुधार हेतु क्या सुझाव दिए जाए ताकि निश्चित तौर पर बच्चे की भाषाई दोष दूर हो जाए। तो सबसे पहला कि शुद्ध उच्चारण के लिए आप उसे प्रेरित कीजिए, आप उसे पुरस्कार दीजिए, सम्मानित कीजिए। इससे बच्चों को लगेगा कि जितने गलतियां करते हैं उतने नकारात्मक स्वरूप हमें प्राप्त हो जाते हैं, और जितनी बेहतर कार्य करते हैं उतने सकारात्मक बिंदु हमारे सामने आते हैं। तो बालक को यदि अशुद्ध उच्चारण करेगा तो उस समय नकारात्मक बल दिया जाए और शुद्धता के लिए सकारात्मक दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर बालक प्रोत्साहित होगा। तो एक शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि हमेशा शुद्ध शब्दों के लिए उसे प्रोत्साहित करे, उसे पुरस्कार दे। साथ ही हमें खुद भी शिक्षक के तौर पर शुद्ध शब्दों का ही, शुद्ध अक्षरों, वर्णों, मात्राओं का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं और वाइगोत्स्की ने भी कहा है कि बालक समाज में समाज के बड़े लोगों का अनुकरण करता है। तो शिक्षक बालकों के लिए आदर्श के तौर पर उनसे बड़े होते हैं, और विद्यालय एक सामाजिक इकाई है, अर्थात बालक सामाजिक विद्यालय में रहते हुए शिक्षकों का अनुकरण करेगा। तो यदि शिक्षक द्वारा अशुद्ध उच्चारण किया जाएगा तो भाषाई दोष होगा, तो क्यों ना हम इसे ही संभालें, अर्थात शिक्षक शुद्ध उच्चारण करे। साथ ही सामूहिक तौर पर उच्चारण करवाइए। यानी देखे छो कभी कभी विद्यालय में शिक्षक लोग बहुत बार करे छथिन, प्राथमिक कक्षा में सब कहे छथिन किताब निकाल और पढ़। यदि सारे बच्चे को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है तो निश्चित तौर पर सामूहिक उच्चारण करवाया जा रहा है, और यह सामूहिक उच्चारण करवाया जाए, इसके लिए अत्यधिक अभ्यास करवाया जाए, तो निश्चित तौर पर बालक के भाषाई दोष दूर होंगे। साथ ही यदि कोई बालक यदि अशुद्ध उच्चारण कर ही दे, मान लीजिए गांव से बालक आता है और वो अचानक से सीबीएसई विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में चला जाए, तो गलतियां उससे होगी। अब अंग्रेजी भाषा में अशुद्धियां वो करेगा, क्योंकि उसके मातृभाषा में अंगिका है, अर्थात अपने बेगूसराय के क्षेत्र के आधार पर, और बिहार के परिदृश्य में देखें तो हिंदी होगा, तो वहां उसके लिए काफी कठिनाई होगी, तो बालक अशुद्ध शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो वैसी परिस्थिति में हमें उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, यानी उन बच्चों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, अपितु उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वो बेहतर ढंग से, शुद्ध रूप से अपनी बातों को प्रस्तुत करे, जिससे शब्द बेहतर हो, उच्चारण बेहतर हो और पूर्णतया स्पष्ट व शुद्ध हो। इसके अलावा भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किया जाना चाहिए। विद्यालय वगैरह में देखिएगा, खास करके बीएड कॉलेज जैसे एरिया में निश्चित तौर पर लैंग्वेज लैब होता है, वहां लेकर आप जाइए, बच्चों को उस पर काम करवाइए, इससे भाषाई शुद्धता आएगी। और शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि निदानात्मक एवं उपचारात्मक कार्य वो जरूर करे। यदि निदानात्मक कार्य शिक्षक करता है तो निदानात्मक से तात्पर्य, अभी से पहले क्लास में आपने समझा है कि कठिनाइयों को जानना, और उपचारात्मक से तात्पर्य है कि जो कठिनाइयां हैं उसे दूर कर देना। यानी निदानात्मक कार्य शिक्षक करेगा तो पता चलेगा कि बालक कहां कहां शुद्धि करता है और क्यों करता है, और उपचारात्मक करके बालक की उस अशुद्धियों को पूर्णतया शुद्ध कर देगा। अर्थात एक शिक्षक को निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य करने चाहिए। ये जो भाषा दोष उत्पन्न हुआ था अशुद्ध उच्चारण के मुद्रण के कारण, अर्थात पुस्तकों की मुद्रण के कारण जो अशुद्धियां थी, उससे जो अशुद्ध उच्चारण विकसित हुए और भाषा दोष आए, तो उसे दूर करने के लिए प्रयास होना चाहिए कि शुद्ध मुद्रित पुस्तक ही बच्चों के सामने डालिए। यदि शुद्ध मुद्रित पुस्तक होगा तो बालक उससे जो प्राप्त करेगा उसमें शुद्धता होगी और भाषाई दोष नहीं होगा, अपितु भाषाई शुद्धता आएगी। और साथ ही यदि कोई बालक बचपन से ही अंग से विकृत हो गया है, वाक्य तंतु उसके व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हैं और चिकित्सकीय सलाह की उसे आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर वैसे बच्चों के माता पिता को आप चिकित्सकीय सलाह देने की सलाह दें, ताकि वो चिकित्सक के पास जाएं और उसका इलाज करवा करके उसके वाक्य तंत्र को परिपक्व करें, व्यवस्थित करें और उनकी विकृतियों को दूर करें, जिससे भाषाई दोष नहीं होगा। अब जैसे किसी का जीभ का थोड़ा चिपका होना, यदि जीभ चिपका हुआ है तो बालक बोलने में कठिनाई का महसूस करेगा, भाषा गलत होंगे, शब्द गलत उत्पन्न होंगे, वर्णाक्षरों का गलत प्रस्तुतिकरण होगा, तो भाषाई दोष आएगी। तो वैसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि हम चिकित्सक से सलाह लेने के लिए उनके माता पिता को निश्चित तौर पर प्रेरित करें, ताकि उनके बच्चे शुद्ध भाषा प्रस्तुतिकरण कर पाए। तो ये हमारा टॉपिक था भाषा दोष।
अब अगला जो कड़ी है, वो आने वाला जो टॉपिक है वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न प्रकार की अधिगम अक्षमता है। तो अगले टॉपिक में मैं अधिगम अक्षमता को लेकर के आऊँगा, लेकिन आप मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटे वाला बटन आप दबा लेना, लाइक भी करना और कमेंट तो निश्चित तौर पर आप करना, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे अभी प्रेरित करता है और मैं नए वीडियो को लाता हूं। तो कमेंट आप जरूर करना और शेयर अधिक से अधिक करना, ताकि सिर्फ फायदे आप ही ना लो, दूसरे बच्चे भी फायदे ले सके। तो निश्चित तौर पर आप इसे शेयर करना है। आज भर के लिए इतना ही। अगले क्लास को जब हम लेकर के आएंगे तो उस क्लास में हम भाषाई अक्षमता अर्थात अधिगम अक्षमता को लेकर के आएंगे, जो सीटेट का एक महत्वपूर्ण बिंदु है और अहम बिंदु है। तो निश्चित तौर पर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करते हुए मेरे इस वीडियो को आप शेयर कर देना। थैंक यू।